चलो बातें ना करें। चलो संविधान में बताओ कितने भाग हैं टोटल। भाग टोटल कितने हैं? 22। और इस 22 भाग में से कौन कौन से भाग में हम लोग आ चुके हैं? तो भाग 16 पढ़ रहे हैं अभी। और भाग 16 में कहां से कहां तक के आर्टिकल मिलेंगे? 330 से लेकर 342। जल्दी बैठ जाओ। चलो 330 से 342 तक का जो आर्टिकल है, इसमें 340 तक हम लोग कल के क्लास में देख चुके हैं। आर्टिकल 340 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। आर्टिकल 340 के अंतर्गत हम पिछड़ा वर्ग के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? पिछड़ा वर्ग। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। समझ आ पा रहा है? जिनको 27% आरक्षण नहीं मिलता है वह क्या कहलाता है? नहीं मिल क्रीमी लेयर। क्या कहलाएगा? क्रीमी लेयर। और जिसको 27% का आरक्षण मिलता है उसे नॉन क्रिमिनल। ऐसे करके यहां तक देख चुके थे। चलो उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 2 अनुच्छेद इसमें और रह गए हैं भाग 16 के अंतर्गत। तो भाग 16 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद हम और देखते हैं। आर्टिकल नंबर 341। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर 341। और सेम इसी की तरह ही हम एक आर्टिकल और देखेंगे इसी के साथ ही साथ, दोनों को एक साथ, जो रहेगा हमारा आर्टिकल नंबर चलो आर्टिकल नंबर देखेंगे 342। 2 आर्टिकल और छूटा है ना, तो दोनों आर्टिकल को एक साथ कवर करते हैं। दोनों सेम चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम आसानी से याद हो जाता है। ठीक है। चलो आर्टिकल नंबर 341 का अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है जो अनुसूचित जाति के बारे में। किसके बारे में लिखा है बता दो? अनुसूचित जाति। आ रहा बात समझ में? अनुसूचित जाति को हम क्या बोलते हैं? एससी के नाम से जानते हैं, शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना? आ रहा समझ में? और 342 जो है वो है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्या है जल्दी बता दो? जनजाति। शेड्यूल ट्राइब क्या बोलते हैं जल्दी बता दो? शेड्यूल ट्राइब एसटी। ठीक है ना? तो इसमें 341 के तहत नियम होता है कि किसी भी राज्य हो या कोई भी संघ शासित क्षेत्र हो, वहाँ रहने वाले किसी जाति को अगर एससी घोषित करना है या एससी में विनिर्दिष्ट करना है, लिस्ट में डालना है, तो यह 341 के तहत कौन कर सकता है? तो ऐसा करने का अधिकार होता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्या बताओगे जल्दी बताओ? राष्ट्रपति के पास ऐसा क्या होता है? अधिकार होता है। लेकिन राष्ट्रपति किसके परामर्श पे ये काम करता है? तो राज्यपाल के परामर्श पर। क्या बताओगे? राज्यपाल। जिस स्टेट का राज्यपाल है, मतलब जिस स्टेट के जाति को एससी बना रहे हैं, उस स्टेट के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा यह काम किया जाएगा। अगर किसी जाति को क्या बनाना हो? एससी। एससी के रूप में घोषित करना हो, विनिर्दिष्ट करना हो, तो 341 के तहत कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श के पश्चात? राज्यपाल। सेम यही काम 342 के तहत एसटी जनजाति के लिए होता है। कौन सी जनजाति, कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है? अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति ही करेगा। किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर। बस वही दोनों चीज है। आ रहा बात समझ में? यहां तक आए ना? तो एससी घोषित करना किस अनुच्छेद के तहत? 341। और किसी जाति को एसटी घोषित करना 342। विनिर्दिष्ट करना मतलब लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाएगा। और जब भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाते तो लिस्ट में नाम रहेगा, तब बनता है कौन सी जाति का है, क्या है, उसका एक लिस्ट होता है ना, तो उसको अपन विनिर्दिष्ट करना बोलेंगे। तो एससी का अगर विनिर्दिष्ट करना है, एसटी का करना है, तो राष्ट्रपति नया ऐड कर सकता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? है ना? लेकिन मान लो कि कभी अगर हम देखें ध्यान से, किसी भी जाति को अगर हम देखेंगे एसटी या एससी श्रेणी से हटाना है, तो यह अधिकार किसके पास होता है? तो इसको मैं अलग से बता देता हूँ। क्या बोला मैं? क्वेश्चन बताओ जल्दी से। अगर कोई मान लो एससी है या एसटी है, अगर इस श्रेणी से अगर किसी जाति को बाहर करना है, क्या करना है? बाहर हटाना है,
तो यह काम कौन कर सकता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आंसर बताओगे, ये अधिकार क्षेत्र आता है सांसद, संसद सॉरी, क्या बताएंगे? संसद के पास जो पावर है, पार्लियामेंट के पास, वो ऐसा कर सकता है। समझ आ पा रहा है? तो क्या याद रखेंगे जल्दी बताओ? एससी या एसटी श्रेणी, ये अलग से आपको याद रखना है नोट पॉइंट में, कि एससी या एसटी श्रेणी से किसी जाति को बाहर करना है तो यह केवल कौन कर सकता है देश में? संसद कर सकता है। समझ आ पा रहा है? कुछ क्वेश्चन आता है ब्रिटिश काल के बारे में, ध्यान रखना। तो ब्रिटिश काल जब देश में हमारा चलता था, तो हम समझ आ रहा है, तो ब्रिटिश काल के समय होता क्या था कि भारत में रहने वाली जो जनजाति जो होते थे, भारत में रहने वाली, क्या बता दो, जनजातियों को ये क्या घोषित कर दिया था? तो ये पूरा अपराधी घोषित किया था। क्या घोषित किया था? ये सब लोग क्या कहते हैं, अपराध कर रहे हैं ऐसा करके क्या घोषित किए थे, जल्दी बता दो? अपराधी घोषित किया गया। और अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों के जमीन को पूरा छीना जाता था। समझ आ रहा है? जितने भी इनके पास क्या होते थे, जल्दी बता दो, जमीन वगैरह, तो जमीन को क्या करते थे, जल्दी बता दो, छीन लेते थे। ये सब ब्रिटिश काल में होता था जनजातियों के साथ, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, पुराने जो कल्चर को मानते हैं। तो उस हिसाब से जो बताया गया है कि ब्रिटिश काल में क्या होता था, जनजातियों को क्या घोषित किया गया था, अपराधी, और उनसे पूरा जमीन क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हम देखते हैं जनजातियों के लिए क्या महत्वपूर्ण काम हुआ। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं अब स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद 31 अगस्त 1952 को, कब का बात जल्दी बता दो? 31 अगस्त 1952 को जो जनजातियों को अपराधी की श्रेणी में रखा गया था, उस श्रेणी से इनको हटाया गया कि कोई अपराधी नहीं है ऐसा करके। कब ऐसा हटाया गया जल्दी बता दो? 31 अगस्त 1952 को जनजातियों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या घोषित किया था, अपराधी घोषित किया था और उनकी पूरी जमीन को छीन लिया था। तो इनको अपराधी जो घोषित किया गया था उसको निरस्त किया गया और उनकी जमीनों को पूरा वापस किया गया था। समझ आ पा रहे हैं? तो माना जाता है जनजाति वाले लोग अपने आप को स्वतंत्र कब से मानते हैं? 31 अगस्त 1952 से अपने आप को क्या मानते हैं? स्वतंत्र, कि आज से हम स्वतंत्र हुए हैं। नहीं तो पहले वो लोग क्या माने जाते थे? अपराधी देश में। आ रहा बात समझ में? इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जनजातियों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप आंसर बताओ कि 31 अगस्त के दिन। कब मनाते हैं? क्योंकि इस दिन उनके लिए महत्वपूर्ण काम हुआ था देश में। समझ आ पा रहे हैं? तो जनजाति लोग अपने आप को स्वतंत्र कब मानते थे? 31 अगस्त 1952 से स्वतंत्र माने, और 31 अगस्त को उन लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऐसा याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक? है ना? चलो, इसके अलावा देख लो, हमारा आर्टिकल तो पूरा कंप्लीट हो गया है, आर्टिकल हम पूरा पढ़ चुके हैं ना। भाग हमारा 16 में कहां से कहां तक आर्टिकल था जल्दी बताओ? 330 से लेकर 342, तो ये पूरा कवर हो चुका है। कुछ अलग से महत्वपूर्ण जानकारी बस बता रहा हूँ, ठीक है? यहां तक क्लियर? देखो सब लोग, एससी या एसटी श्रेणी से अगर किसी जाति को बाहर करना है तो कौन कर सकता है? संसद। ब्रिटिश काल में जनजातियों को क्या मानते थे? अपराधी, और उनका पूरा जमीन को छीन लिया गया। कब उनको अपराधी श्रेणी से हटाया गया? 31 अगस्त 1952 को। और 31 अगस्त के दिन इन लोग अपने आप को क्या मानते हैं? स्वतंत्र मानते हैं, और उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जनजाति। समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो, कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति, कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो अलग से लिख देता हूं मैं। सबसे बड़ी जनजाति देश में बताओ कौन सा है? तो बताएंगे आप लोग गोंड। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति जो है ये देश में सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? जनजाति। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन आता है कि देश में सबसे खतरनाक जनजाति कौन सा है? देश में सबसे खतरनाक जनजाति कोई बता सकता है? हाँ? चलो, बातें ना करे। सेंट लीना जनजाति। कौन सी जल्दी बता दो? सेंट लीना जनजाति। क्या हो गया? हाँ हाँ, वही वाले तो है। सेंट लीना जनजाति वहीं पाया जाता है, अंडमान निकोबार वाला। अलग से इसके बारे में और बता दूंगा मैं। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक?
अभी लाइन इफेक्ट में से लिखता हूँ। सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गौड़ जनजाति। सबसे खतरनाक में सेंटलीना जनजाति है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाया जाता है? दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सा है देश में? कौन सी जनजाति बोल रहा हूं? तो आपको बताना है थारू जनजाति। क्या बताओगे? थारू। कौन दारू बोल रहा है? वो तो खुशी के टाइम होता है, नहीं दुख में भी होता है। अब आप लोग समझ सकते हो। चलो ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सा, जल्दी बताओ? गौड़ जनजाति। सबसे खतरनाक जनजाति सेंटलीना। दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली थारू। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति मतलब एससी देश में कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा एससी जो होता है आपका वह है यूपी में। कहाँ, जल्दी बता दो? यूपी। सबसे सर्वाधिक एससी की जनसंख्या कहाँ है? यूपी। सेम इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि सर्वाधिक एसटी शेड्यूल ट्राइब ये कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। दोनों याद रहेगा। सर्वाधिक एससी बता दो यूपी में, और सर्वाधिक एसटी एमपी में है। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनजातियों का, अनुसूचित जो जनजाति है ये अनुसूचित जातियों का सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? घनत्व के मामले में आपको बताना है। तो सर्वाधिक जो घनत्व पाया जाता है पंजाब में। कहाँ, जल्दी बता दो? पंजाब। अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ, जल्दी बता दो? पंजाब में है। क्लियर सबका? हाँ, ऐसी सर्वाधिक जनजाति लिखा है बस। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिखा है, सॉरी अनुसूचित क्या लिखा है? जाति, मतलब एससी लेंगे। वो उसका घनत्व कहाँ मिलेगा आपको? पंजाब में। अगला क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, कौन सी ऐसी जनजाति है जो अभी भी मातृसत्तात्मक को मानता है? जैसे हमारे यहाँ भी पितृसत्तात्मक चलता है, पिता का वंश ही आगे बढ़ता है। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन कौन सी ऐसी जनजाति है जहां मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक जो अभी भी चलता है उस जनजाति में? तो ये है आपका, याद रखेंगे, खासी जनजाति। क्या बताओगे? गारो खासी जयंतिया सुने हो? ये सब पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी में सब जनजातियों का निवास है जो मेघालय में है। कहाँ है आपका? मेघालय में। समझ आ पा रहा है? तो मातृसत्तात्मक जो है माता के वंश को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी जनजाति कौन सा, जल्दी बता दो? खासी जनजाति। क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन आता है कि दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना जीवित जो आदिवासी जो है वो कौन से हैं? ठीक है ना। क्या बोला सब लोग? क्या हो गया? कौन क्या बोल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है भाई? चलो, तो सबसे पुराना अगर हम बात करें, सबसे पुराना जो आदिवासी हैं उनको हम बोलते हैं यारवा जनजाति। क्या बोलते हैं? यारवा जनजाति। आ रहा बात समझ में? और ये यारवा जनजाति को ही अपन क्या बोलते हैं? क्योंकि ये ना सेंट लीना जो है ना, ये द्वीप का नाम है। किसका नाम है, जल्दी बता दो? और इस सेंट लेना जो द्वीप में ही ये पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? यारवा जनजाति। सेंट लीना जो क्या है, जल्दी बता दो? द्वीप जो है, यहाँ कौन सी जनजाति पाया जाता है? यारवा जनजाति। और यारवा जनजाति मुख्य रूप से जो सेंट लीना द्वीप में पाया जाता है, तो सेंट लीना जनजाति भी बोल देते हैं। समझ आ पा रहे हैं? और ये मुख्य रूप से कहाँ देखने मिलेगा आपको, जल्दी बताओ? अंडमान निकोबार। आ रहा बात समझ में? और ये जो सेंट लेना द्वीप किस समूह के अंतर्गत आता है बोलेंगे तो अंडमान समूह में आता है। अंडमान निकोबार तो पूरा नाम है, ऊपर से नीचे तक का पूरा। लेकिन जो सेंट लेना द्वीप में पाए जाने वाला कौन सी जनजाति, यारवा जनजाति जो है, ये मुख्य रूप से अंडमान समूह में आता है। किसमें आता है, जल्दी बता दो? अंडमान समूह में आता है। क्लियर है सबका? हाँ है ना। और ये कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? तो लगभग बताया गया है 60,000 सालों से।
जो यारवा जनजाति सेंटलिन क्या सा द्वीप है, सेंटलिन जो द्वीप है वहां पाया जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? क्लियर है सबके यहाँ तक? तो ये कुछ क्वेश्चन है, बस इतना इफेक्ट में याद रख लो क्या क्या खास बात है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, सबसे खतरनाक में सेंटलिन, दिवाली को शोक के रूप में, थारू, सर्वाधिक एससी यूपी, सर्वाधिक एसटी एमपी, एससी का घनत्व सबसे ज्यादा, मातृसत्तात्मक खासी, सबसे पुराना जनजाति यारवा, कौन से द्वीप में है, अंडमान द्वीप समूह में कौन सा, सेंटलिन द्वीप पर। समझ आ पा रहे हैं? कितने साल पुराने, 60,000 साल पुराने यहाँ बसे इन लोग। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? आए ना? चलो, तो इसी के साथ साथ हमारा जो भाग 16 है वो हो गया खत्म। समझ आ पा रहा है? अनुच्छेद पहले देख चुके थे, और अनुसूचित जाति जनजाति को लेके अन्य चीजों को याद रख लेना है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े? चलो चलो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा भाग 17। चलो, भाग 17 में अगर हम देखें, अनुच्छेद ये चालू होगा 343 से स्टार्ट होगा, है ना? और ये है 351 तक का है। कहाँ से कहाँ तक है जल्दी बताओ? 343 से 351। और इसके अंतर्गत जो भाग 17 जो किससे संबंधित है, तो ये है आपका राजभाषा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि भाग 17 का संबंध किससे है, बोलेंगे तो राजभाषा से पूरा रिलेटेड ये है आपका। आया बात समझ में? चलो, तो भाग 17 के बारे में पूरी हम जानकारी देखते हैं। ये जो राजभाषा जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ने मिलेगा। आ रहा बात समझ में? चलो, आर्टिकल एक बार जल्दी बता दो। राजभाषा के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल हैं, जल्दी बताओ। 343 से 351, ठीक है ना? किससे रिलेटेड है पूरा, जल्दी बताओ। राजभाषा संबंधित, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो राजभाषा जो होता है, इसी को ही हम और क्या नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। ऑफिशियल लैंग्वेज, शॉर्ट में लिख देता हूँ। समझ आ पा रहे हैं? क्या नाम से जानते हैं, जल्दी बता दो। ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और इसी राजभाषा को ही हिंदी में और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दरबारी भाषा। क्या नाम से जानते हैं, जल्दी बता दो। दरबारी भाषा के नाम से जानते हैं। जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दरबारी भाषा जो होती है जिसका प्रयोग होता है काम काज में, काम काज। समझ आ पा रहे हैं? ये अपन बोल सकते हैं पेपर वर्क। क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। पेपर वर्क। पेपर वर्क में जिस हम लैंग्वेज का यूज करते हैं उसी को ही राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, या क्या बोल सकते हैं, दरबारी भाषा कहते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बता दो। हाँ, है ना? चलो, आगे हम देखते हैं ध्यान से कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अभी तो आर्टिकल हम चालू नहीं किए, बस थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी देख लो, कुछ कुछ खास बातें हैं। राजभाषा क्या हो, क्लियर हो पा रहा है सबको? तो राजभाषा को शुद्ध हिंदी में और क्या बोलेंगे, दरबारी भाषा। और दरबारी भाषा किस चीज में काम आता है, कामकाज में, पेपर वर्क में काम आएगा। क्लियर है तक सबका? और बताया गया कि संघ की, मतलब केंद्र का, समझ आ पा रहे हैं, संघ की जो राजभाषा क्या है, तो संघ की राजभाषा क्या है, जल्दी बताओ। हिंदी। क्या है, बता दो। हिंदी। और लिपि जो है वो है देवनागरी। समझ आ पा रहा है? संघ की राजभाषा क्या है, बता दो। हिंदी। और लिपि क्या है, देवनागरी है। यहां तक क्लियर सबका? इस बात की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 343 में, जहां से स्टार्ट होता है उसी में बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या है, जल्दी बता दो। हिंदी होगा, पेपर वर्क का। और लिपि क्या यूज करेंगे अपन, देवनागरी यूज करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा हो सकता है, जल्दी बताओ। 343 के तहत, है ना? अब यहां देखते हैं ध्यान से, ये जो एक बात याद रखना, 14 सितंबर वाला, ये क्या चीज होता है, ठीक है ना? तो याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 का बात है। लिख रहा हूँ, गलती हो जाता है थोड़ा सा। क्या है, जल्दी बताओ। 14 सितंबर 1949 को एक नियम या फॉर्मूला करके आया था जिसका नाम था
आयंगर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आया था जल्दी बता दो? आयंगर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आयंगर फॉर्मूला के आधार पर डिसाइड किया गया, हम देखेंगे कि देश में ज़्यादातर कौन सा भाषा का यूज़ होता है। तो देश में ज़्यादातर कौन सी भाषा का यूज़ होता है? हिंदी। तो बोले गए इस आयंगर फॉर्मूले में बताया गया कि हिंदी को देश की राजभाषा माना जाए। हिंदी को देश की क्या माना जाए? राजभाषा माना जाए। ऐसा करके कौन सा फॉर्मूला में लिखा गया जल्दी बता दो? आयंगर फॉर्मूला कब आया था देश में? 14 सितंबर 1949 को। इस आयंगर फॉर्मूले में क्या बताया गया था एक बार जल्दी बताओ? कि हिंदी को देश की क्या मानी जाएगी? राजभाषा मानी जाएगी। ऐसा करके इस दिन बात हुआ था देश में। समझ आ पा रहे हैं? इसी खुशी में 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? जल्दी बताओ। कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। तो ये भी याद रखेंगे कि क्यों मनाते हैं। समझ आ पा रहे हैं? हिंदी दिवस, है ना। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जल्दी बता दो? 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इस वाले बात को आपको याद रखना है। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी कि हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले देश में कौन उठाया था? ठीक है ना। तो मांग उठाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा जल्दी बता दो? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले मांग उठाया गया कि हिंदी को देश की राजभाषा बनाई जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। समझ आ पा रहा है? और ये सब पूरा धीरे धीरे हुआ और 14 सितंबर के दिन आया आयंगर फॉर्मूला और उस दिन हिंदी को देश की क्या बनाया गया? राजभाषा बनाया गया। आ रहा बात समझ में? है ना। इसी खुशी में 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर है तक सबका? है ना। चलो तो फिर से एक बार देख लो। राजभाषा क्या है सबको क्लियर है? संघ की राजभाषा क्या है जल्दी बताओ? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। और ये हिंदी देवनागरी जो लिपि कैसे आए देश में? तो कब आया था जल्दी बताओ? 14 सितंबर 1949 को। कौन से फॉर्मूले में? आयंगर फॉर्मूले के हिसाब से इसको घोषित किया गया कि ऐसा ऐसा होगा करके। क्लियर है तक सबका? है ना। आगे बढ़े। चलो अगला आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 344। यही तो है 343। सबको याद है ना? संघ की राजभाषा क्या होगा जल्दी बता दो? हिंदी। और लिपि क्या होगा? देवनागरी। ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 344 जो है इसमें क्या चीज की चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 344 के तहत दो चीजों का हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं राजभाषा आयोग। क्या है जल्दी बता दो? राजभाषा आयोग, है ना। और संसद की समिति। संसद की क्या बताएंगे? समिति। और संसद के अंतर्गत एक होता है संयुक्त संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति इन लोग राजभाषा को लेके कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना। तो अनुच्छेद 344 के तहत हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी जो हमारी राजभाषा है, ठीक है ना, ये जितने भी राजभाषा है उससे रिलेटेड एक आय क्या होगा जल्दी बता दो? राजभाषा आयोग होगा संघ का। और एक संयुक्त संसदीय समिति होगा संसद में राजभाषा को लेके। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं जल्दी बताओ? है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे राजभाषा आयोग के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लो। क्वेश्चन सिंपल एग्जाम नॉर्मल आता है और पूछा भी जाता है कि देश में राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 344। पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो आप टिक लगाओगे आंसर में। राष्ट्रपति। कौन करता है जल्दी बता दो? राष्ट्रपति करेगा। समझ आ पा रहे हैं? है ना। क्लियर सबका? तो राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है जल्दी बता दो? राष्ट्रपति। ठीक है। राजभाषा आयोग में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है राजभाषा की सूची में। तो हर एक राजभाषा के एक एक मेंबर होते हैं। तो कुल कितने सदस्य बताएंगे? 22 सदस्य यहाँ होते हैं। समझ आ पा रहे हैं? हाँ, है ना। क्लियर है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पहला राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था,
तो प्रथम पहली बार राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून, क्या बताओगे, 7 जून 1955। एक बार सदस्यता वाले को चेक करके देखना, तो अध्यक्ष को अलग से लिखा है कि 22 में ही हो गया है, एक बार चेक करो तो नेट में। हाँ, राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं करके एक बार चेक कर लो, यही कंफर्म कर लेते हैं अगर डाउट होगा तो। चलो मैं आगे बताते जाता हूँ, आप लोग देख लेंगे ना। चलो यहाँ तक क्लियर सबका। तो राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है जल्दी बता दो, राष्ट्रपति। और कब पहला राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 7 जून 1955। समझ आ पा रहा है ना। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे राजभाषा आयोग के, तो बताएंगे BG खरे। क्या बताओगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जल्दी बता दो, BG खरे। और अभी जो करंट में अगर देखें तो राजभाषा आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई थी, तो बताएंगे 36वीं बैठक। कौन सी बैठक, 36वीं बैठक गठन किया गया 36वीं राजभाषा आयोग का। और 36वीं बैठक कब आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना है सितंबर 2024। क्या बताएंगे, अभी क्या चल रहा है, नहीं अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर। क्या हो गया, आज कितना तारीख है, 18। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत तो नहीं लिखा हो ना। चलो सितंबर के बाद ही क्या आता है, अक्टूबर, फिर नहीं आता क्या, पहले नहीं पूछ रहा हूँ भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जो राजभाषा आयोग की 36वीं बैठक अभी अभी कब आयोजित किया गया था, सितंबर 2024 में। और राजभाषा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया वर्तमान में, इससे पहले भी जो बैठक हुआ था 2019 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। तो उस समय अमित शाह को राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाए थे, केंद्रीय मंत्री। और अभी भी वही अध्यक्ष है, समझ आ पा रहा है। तो इसका अध्यक्ष अभी कौन है जल्दी बता दो, अमित शाह। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजभाषा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है जल्दी बता दो। तो अमित शाह वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। क्लियर है सबका यहाँ तक, है ना। और अमित शाह के द्वारा एक घोषणा किया गया, देखा गया आपका 15 अगस्त के दिन, कब बता दो, 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा किया गया कि भारत देश को 2047 तक, क्या बता दो, भारत देश को 2047 तक, मतलब 2047 तक देश के पूरे कामकाज की भाषा हिंदी होगा करके, क्या होगा जल्दी बता दो, पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पूरा देश भर में किसको अपनाया जाएगा, हिंदी को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे, ऐसा करके बोला गया। और क्यों ऐसा बोला गया 2047 में, क्योंकि इस दिन आज़ादी को 100 साल कंप्लीट हो जाएगा। कितना साल जल्दी बताओ, 100 साल कंप्लीट होते ही हम देखेंगे, लक्ष्य लिया गया है बस, है ना। तो अमित शाह ने क्या घोषणा किया गया 15 अगस्त के दिन जल्दी बताओ, कि 2047 तक पूरे देश भर की राजभाषा क्या होगी, हिंदी। आए बात समझ में। तो ये करंट मुद्दा भी इसमें याद रख लेना। क्लियर है सबके यहाँ तक, है ना। और राजभाषा आयोग का कर्तव्य ये होता है कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए मेन काम करते हैं। समझ आ पा रहे हैं, किसको आगे बढ़ाना है, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा देश में कौन सा आयोग काम करता है, राजभाषा आयोग का काम होता है। समझ आ पा रहे हैं, तो इनका एक कर्तव्य होता है। क्लियर है सबके यहाँ तक। और हिंदी आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसकी जांच होता है, इसकी क्या होता है, जांच। तो इसकी जांच करने का काम होता है संयुक्त संसदीय समिति का। इसका काम क्या है, हिंदी को क्या करना, आगे बढ़ाना। लेकिन आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अगर इन लोगों को दे दिए तो इन लोग बोलेंगे बढ़ रहा है करके, तो उसकी जांच संसद में होता है। तो संसद में कौन करते हैं, तो जो संयुक्त संसदीय समिति होता है ना। इस संयुक्त संसदीय समिति में 20 लोकसभा से होंगे और 10 कहाँ से होंगे, राज्यसभा से होते हैं। समझ आ पा रहा है। तो 30 मेंबर का एक समिति बनाते हैं राजभाषा को लेके। संयुक्त संसदीय समिति मतलब दोनों सदन का मिला जुला रहेगा, संयुक्त संसदीय, समझ आ रहा है ना। कितने टोटल सदस्य होंगे जल्दी बता दो, 30। 20 कहाँ के, लोकसभा, और 10 कहाँ के, राज्यसभा। और इनका काम क्या होता है जल्दी बताओ, कि हिंदी में प्रगति हुआ है या नहीं हुआ, इसकी क्या करेंगे जल्दी बता दो, जांच करते हैं। समझ आ पा रहे हैं। और इसी संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा अभी हाल ही में अगर हम बात करें, हिंदी शब्दकोश विकसित किया गया। हिंदी क्या बता दो,
शब्दकोश विकसित किया गया है। एक क्वेश्चन अगर बने कि वर्तमान में हिंदी जो शब्दकोश अभी आया है, मतलब डिक्शनरी, वो किनके द्वारा लाया गया है? संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा अभी हाल ही में हिंदी शब्दकोश लाया गया है। क्लियर सबका? है ना? जिससे हिंदी, मतलब हिंदियों का विकास ज़्यादा हो सके और कोई चीज़ शब्द समझ में आता है उसको विस्तार से उसमें बताया गया हिंदी शब्दकोश में। आया बात समझ में? तो ये भी याद रखेंगे। क्लियर है तक दोनों सबका? तो फिर से देख लो, अनुच्छेद 344 सबको समझ में आ रहा है? इसके तहत दो चीज होंगे, पहला राजभाषा आयोग और एक दूसरा संयुक्त संसदीय समिति राजभाषा को लेके। समझ आ पा रहे हैं? इनका काम हिंदी को क्या करना, आगे बढ़ाना, और लक्ष्य लिए हैं 2047 तक कि हिंदी पूरे देश भर में राजभाषा के रूप में माना जाएगा। समझ आ पा रहा है? और इनका काम क्या होता है जल्दी बता दो? प्रगति की जांच करना, हिंदी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। समझ आ पा रहे कि नहीं? है ना? और हिंदी को और अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए लोग और क्या करते हैं, जैसे अभी अभी क्या लाए जल्दी बता दो? शब्द को जो इन्हीं के द्वारा लाया गया है। क्लियर है सबका? और राजभाषा को लेकर जो संसदीय समिति होते हैं उसमें कुल कितने मेंबर होते हैं जल्दी बता दो? 30, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। क्लियर है यहाँ तक सबका? आगे बढ़े चलो। तो ये दो आर्टिकल देखे, 343 और 344, दोनों केंद्र से रिलेटेड था, केंद्र सरकार वाला। अब आता बनाते स्टेट में। तो स्टेट के लिए जो प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद क्रमांक 345। आर्टिकल क्रमांक क्या है जल्दी बता दो? 345। चलो इसमें देखते हैं किस क्या चीज लिखा हुआ है। 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा क्या होगा? हिंदी, और लिपि क्या होगा? देवनागरी। वैसे ही अगर हम पढ़ेंगे आगे ध्यान से, आर्टिकल जो 345 में बताया गया है यह किससे रिलेटेड है? अगर क्वेश्चन है अनुच्छेद 345 तो आपको बताना ही ये है राज्य की राजभाषा से। क्या बताओगे? या राज्यों की राजभाषा से ये संबंधित है। समझ आ पा रहा है? लेकिन देखना हमारे देश में भाषाएं की भिन्नता बहुत अलग अलग है। महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी, उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया। समझ आ पा रहा है ना? साउथ में, दक्षिण में जाओगे तो पूरा। समझ आ रहा है ना? कहीं कहीं अंग्रेजी है, कहीं कहीं हिंदी है, कहीं पंजाबी है, कहीं मलयालम है। समझ आ पा रहा है? तो देश में भाषाओं की अलग अलग विभिन्नताएं हैं। तो इसमें यह बोल दिया गया है 345 में राज्यों की राजभाषा वाले विषय में कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषा हो सकता है। समझ आ पा रहा है ना? तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग क्या हो सकता है? राजभाषा हो सकता है। और इसमें यह भी लिख दिया गया है क्योंकि ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, केवल कामकाज की भाषा को जिसमें प्रकाशित करते हैं वो होता है। समझ आ पा रहे हैं? तो इसमें बताया गया कि कोई भी राज्य एक या एक से अधिक राजभाषा को भी अपना सकता है। समझ आ पा रहे हैं? क्या लिखा है जल्दी बता दो? एक या एक से ज्यादा राजभाषा को क्या कर सकता है? अपना सकता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? और अगर मान लो देखो, कौन सी राज्य कौन सी राजभाषा को अपनाएगा इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है विधानमंडल। कौन करता है जल्दी बता दो? कि उस राज्य का जो विधानमंडल है इनके द्वारा चॉइस करना होगा कि हमारा राज्य कौन कौन सी राजभाषा को अपनाएगा, वही आपका ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, कामकाज की भाषा होगा। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन मान लो कि कोई राज्य का विधानमंडल अगर राजभाषा का चॉइस नहीं किया है तो वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा? तो वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज सदैव क्या होता है? इंग्लिश, अंग्रेजी। क्या होगा जल्दी बताओ? अंग्रेजी। जब तक नहीं अपनाया गया तब तक किसमें यूज करेंगे? अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करेंगे। समझ आ पा रहे नहीं जल्दी बताओ? तो अनुच्छेद 345 सबको क्लियर है कि जब तक राज्य का विधानमंडल किसी कानून के जरिए प्रावधान नहीं करता है कि राज्य का कामकाज का भाषा क्या होगा, तब तक के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? अंग्रेजी। समझा? क्योंकि ये सहायक राजभाषा है। क्या है? अंग्रेजी क्या है? देश में सहायक राजभाषा है, सहायक रूप में उपयोग कर सकते हैं। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। समझ आ पा रहे कि नहीं? क्योंकि अंग्रेजी क्या है बता दो? हाँ, अंग्रेजी हमारे देश की राजभाषा नहीं है लेकिन सहायक है। हमारा राजभाषा का क्या है जल्दी बताओ? सहायक कहलाता है। क्लियर सबका? अगर हम देखें तो अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है जल्दी बता दो? राज्यों की राजभाषा। और हर राज्य की अलग अलग राजभाषाएं हैं तो हर राज्य का तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी का पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में किस पे जोर ज्यादा दिया जाता है? तो हिंदी वाले से क्वेश्चन ज्यादा आता है
और अंग्रेजी वाले से भी आता है। समझ आ पा रहा है कि हिंदी कहाँ का अपनाया गया है, और अंग्रेजी तो ऑटोमेटिक है ही, अगर कोई नहीं अपनाया गया है तो समझ। और अब क्योंकि अंग्रेजी राजभाषा है करके कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो इसलिए जो राज्य राजभाषा को चॉइस नहीं किया तो अंग्रेजी को ही अपनाएगा, तो अंग्रेजी में पूरा काम काज चलेगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि अंग्रेजी 22 भाषाओं के लिस्ट में कहीं लिखा ही नहीं है कि अंग्रेजी देश की क्या होगी, राजभाषा। समझ आ रहा है? तो जो राजभाषा का चॉइस नहीं किया है वो ऑटोमेटिक किसको अपना लिए, अंग्रेजी को अपना लिए। समझ आ पा रहे हैं? हाँ, है ना? और हमारे देश में अगर हम हिंदी का बात करें तो हिंदी को लेके आप 9 राज्यों के नाम बता सकते हो जहां हिंदी को राजभाषा चॉइस किया गया है। और अमित शाह के द्वारा लक्ष्य क्या लिया गया है कि 2000 कहाँ कब तक, 47 तक देश भर में सब राज्यों की राजभाषा क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। समझ आ पा रहा है? वो लक्ष्य है, अब पूरा होगा या नहीं पता, लक्ष्य बस है। समझ आ पा रहा है? लेकिन वर्तमान में हम कितने स्टेट बता सकते हैं? 9 स्टेटों का नाम देख सकते हैं जहां की राजभाषा क्या है, जल्दी बता दो, हिंदी आपका होगा। समझ आ पा रहे हैं? तो मैप में अपन देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनकी राजभाषा हिंदी आपका है, ठीक है ना। चलो मैप यहाँ मैं ला लेता हूँ। चलो बातें ना करें, चलो ये नक्शा दिख रहा है वहां से देख लो। समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो चश्मा लगाओ। कहाँ है आपका चश्मा? गाड़ी की डिग्गी में, अच्छा वो गाड़ी वाला चश्मा है। नहीं आ रहा समझ में? आ तो रहा है। चलो देखो इधर, तो देखते कौन कौन सा स्टेट है जहाँ हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो आप देखो हिंदी भाषा का उपयोग देखेंगे, ये कौन सा स्टेट है जल्दी बता दो। 9 राज्य आपको गिनाना है, पहला क्या बता दोगे, यूपी। इसके जस्ट बगल में देख लो क्या है, बिहार, ठीक है ना, जहाँ हिंदी भाषा को यूज करेंगे। इसके नीचे देख लो क्या है, झारखंड। क्या बताओगे, झारखंड। झारखंड के बाद हम आते हैं, ये हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भी जो हिंदी को ही अपनाते हैं। ये क्या है बता दो, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की भी राजभाषा क्या है, जल्दी बता दो, हिंदी। क्लियर है तक सबका? ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या चीज, हरियाणा। क्या बताएंगे, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ भी क्या यूज करते हैं, हिंदी। इसके अलावा अपन बताएंगे राजस्थान। गिनो तो कितना हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन सा छूट गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया ना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। अच्छा हिमाचल छूटा है क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, अब हो गया ना, समझ आ पा रहा है? तो ऊपर से लाइन से याद कर लेते हैं। पहले क्या बताओगे, हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये जो पूरा एरिया है पूरा हिंदी का यूज करने वाली स्टेट है पूरे ऑफिशियल लैंग्वेज में। आ रहा बात समझ में? है ना? तो एक बार लाइन से ऐसे बताएंगे तो आपका कवर हो जाएगा। बता दो बिना देखे, चलो जल्दी बताओ। पहला बता दो हिमाचल, उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हरियाणा, हरियाणा में पहले आओ, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। समझ आ पा रहे हैं? है ना? केंद्र शासित में दिल्ली में भी हिंदी का यूज होता है। केंद्र शासित में दिल्ली, अगर हिंदी में काउंट करेंगे दिल्ली भी आ जाता है, कि पूरा दिल्ली बीच में सब घिरा हुआ है हिंदी वाले से। तो हिंदी की दिल्ली भी हिंदी को यूज करता है। लेकिन हम राज्यों का बात करें तो 9 राज्य बताओगे। समझ आ पा रहे हैं? है ना? इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग इंग्लिश वाला कौन सा देखते हैं, अंग्रेजी जो है इसका अगर हम बात करें तो इसका अंग्रेजी कहीं की राजभाषा तो अपनाना होता नहीं है। कोई अगर नहीं अपनाया है तो इंग्लिश का यूज कर सकता है, ये हम नियम देखे हैं। तो इंग्लिश जो है अगर हम बात करें राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में,
इंग्लिश का यूज़ कहाँ कहाँ होता है देश में, तो यहाँ बताओगे। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, इस नक्शे को और आगे कर लेते हैं। चलो, तो ये है आपका कौन सा स्टेट है, जल्दी बता दो। मेघालय। कौन सा स्टेट है, जल्दी बताओ। मेघालय, ठीक है ना। मेघालय के बाद ये क्या बता दो, मिजोरम। दो स्टेट हो गया। पहला क्या बता दो, मेघालय, दूसरा मिजोरम, और तीसरा बताएंगे नागालैंड। क्या बताओगे, नागालैंड। ये तीन स्टेट आपको बताना है जहाँ इंग्लिश का इंग्लिश यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम आता है। समझ आ पा रहे हैं। तो पेपर वर्क का जो लैंग्वेज अंग्रेजी कहाँ कहाँ बताओगे, जल्दी बताओ। मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, और नागालैंड आपको बताना है। क्लियर है। कभी कभी जम्मू कश्मीर का भी पूछ लेता है। तो जम्मू कश्मीर की राजभाषा दो ठो है, एक है उर्दू और एक है हिंदी। समझ आ पा रहे हैं। दो दो है तो दो भी अपना सकते हैं ना, नियम तो है। समझ आ पा रहे हैं। वैसे ही उत्तराखंड का अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में हिंदी के अलावा ना संस्कृत भी है। वहाँ का क्या है, संस्कृत भी वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो हिंदी के अलावा दो, मतलब हिंदी अपन बात करें तो उत्तराखंड में हिंदी के अलावा संस्कृत का भी उपयोग करते हैं। समझ आ रहा है। और जम्मू कश्मीर में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी है, लेकिन वो केंद्र शासित में आ जाएगा। क्लियर है सबका। तो और तो ज़्यादा नहीं, हिंदी इंग्लिश का मेन ज़्यादा याद रख लेना। हिंदी कितने जगह जल्दी बता दो। हिंदी कितने जगह, 9। और अंग्रेजी 3। हिंदी के 9 राज्य बताइए। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा बिहार, छठवा झारखंड, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां मध्य प्रदेश, और नौवां राजस्थान। केंद्र शासित में दिल्ली भी बता सकते हो। और जम्मू कश्मीर में भी हिंदी प्लस उर्दू दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझ आ पा रहा है। अंग्रेजी कहाँ का है, मेघालय का, मिजोरम का, और ऊपर में नागालैंड का। समझ आ पा रहा है यहाँ तक। ठीक। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल क्रमांक 345 खत्म, जो राज्यों की राजभाषा को रिलेटेड था। समझ आ पा रहा है। तो कोई भी राज्य की विधानमंडल किसी भी राजभाषा को, किसी भी भाषा को राजभाषा बना सकते हैं, जिसका लिस्ट 8वीं अनुसूची में है उसी के ले सकते हैं अपन। समझ आ पा रहे हैं। और उस सूची में नहीं है तो राजभाषा के रूप में नहीं लेंगे अपन। जैसे उर्दू राजभाषा में लिखा है, लिस्ट में तो ले सकते हो। संस्कृत लिखा हुआ है, याद रखना। समझ आ पा रहा है। आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाओं की सूची में नहीं है। एक अंग्रेजी और एक संस्कृत, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो संस्कृत लिखा है, आपको याद रखना है। और संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा भी है। आया बात समझ में। उर्दू भी क्या है, देश की राजभाषा, जो जम्मू कश्मीर में चलता है। आया कि नहीं समझ में। लेकिन उर्दू में लिखे रहेगा तो बहुत लोग वहां पढ़ नहीं पाते थे, हिंदी में भी लिखे रहता है। आया बात समझ में। अब संस्कृत में लिखा है तो पढ़ नहीं पाते थे, हिंदी में भी लिखेंगे। तो दो दो लिए तो हिंदी कंपलसरी हो जाता है वहां। समझ आ पा रहा है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे संघ की राजभाषा तो हिंदी, और लिपि क्या होगा, देवनागरी। 343 में, 345 में राज्यों की भाषा राजभाषा कहीं कोई भी हो सकता है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पास आर्टिकल क्रमांक, अनुच्छेद जो 346 है, 346, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 346 एकदम इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, जो क्वेश्चन बना भी था। जैसे कि यहाँ पास आप सुनोगे पत्राचार। पत्राचार, पत्राचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, क्या चीज। चलो, इसको वही कम्युनिकेशन क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन तो बोलते हैं क्या। चलो, मतलब कम्युनिकेशन मतलब अगर हमको किसी पेपर को केंद्र से राज्य में भेजना है। जैसे मान लो कोई हमारा दस्तावेज है, ठीक है ना। अब वो दस्तावेज किस तरीके से आगे बढ़ता है भाई। तो दस्तावेज हो सकता है केंद्र सरकार का दस्तावेज किसके पास जाए, राज्यों के पास जाए। और हो सकता है कि दो राज्यों के बीच आपस में कुछ संधि समझौता हो रहा है, तो उनका भी दस्तावेज आपस में पढ़ना पड़ता है। तो राज्यों का दस्तावेज राज्यों में भी जा सकता है। तो इसको बोलते हैं पत्राचार, कम्युनिकेशन का लैंग्वेज। इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कम्युनिकेशन कौन से लैंग्वेज में होगा, राज्यों का राज्यों के साथ कम्युनिकेशन होना है तो कौन से लैंग्वेज में होगा। यह आर्टिकल 346 में लिखा है। पत्राचार की भाषा। पत्राचार मतलब क्या बताओगे, कम्युनिकेशन किनके किनके बीच, संघ का राज्यों के साथ, राज्यों का राज्यों के साथ।
ये बहुत सारे राज्यों का संघ के साथ, समझ आ पा रहे हैं। तो जो भी अगर कम्युनिकेशन पत्राचार की भाषा का यूज करेंगे तो अनुच्छेद 346 के तहत कौन कौन सी भाषा को अनुमति है, समझ आ पा रहे हैं। तो इसमें बताओगे हिंदी, क्या बताओगे, हिंदी को कम्युनिकेशन का क्या लिया गया, जल्दी बता दो, लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, या क्या बता देंगे, इंग्लिश, दोनों को यहाँ लिया गया है। आए बात समझ में। तो पत्राचार की भाषा बोलेगा, दो भाषा बताना है, क्या क्या, हिंदी और इंग्लिश। किनके बीच पत्राचार, संघ और राज्यों का, और राज्यों का राज्यों के साथ। किस आर्टिकल में यहाँ लिखा है, 346 में। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक, आए ना। चलो आगे बढ़े। चलो एक आर्टिकल और देख लेते हैं आज, आर्टिकल 347। 346 समझ आ गया ना क्या है। चलो अब आते हैं 347 के तहत अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता है, 22 भाषा को। लेकिन इस 22 भाषा के अलावा कई भाषा बोले जाते हैं, लेकिन वो राजभाषा नहीं हो सकता है, समझ आ रहा है। देश में कितने भाषाओं को राजभाषा घोषित किया गया है, तो 22। अगर मान लो कि कुछ नया जो भाषा है उसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड, तो इसकी मांग सदैव कौन करेगा ये बताया गया है, इसकी डिमांड कौन करता है। जी देखो, अनुच्छेद 347 में बताया गया है कि जब किसी भी भाषा को राजभाषा बनाने की जो मांग किया जाएगा वो किया जाएगा उस क्षेत्र की जनसंख्या के द्वारा। किसके द्वारा, जल्दी बता दो, उस क्षेत्र की जो जनसंख्याएं होती है, जो पब्लिक होते हैं, उनके द्वारा मांग उठाया जाता है कि हमारे भाषा को क्या बनाया जाए, राजभाषा बनाया जाए। कि यहाँ से जो भी पेपर निकलते हैं हमको समझ नहीं आता पढ़ाई में, समझ आ रहा है ना, कि दस्तावेज में क्या होगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का राजभाषा हिंदी है तो पूरा दस्तावेज किस में आता है, हिंदी में। लेकिन मान लो कि छत्तीसगढ़ी को भी राजभाषा बना दी तो छत्तीसगढ़ में भी लिखा का आएगा। तो बहुत लोगों को छत्तीसगढ़ी अगर पढ़ना होगा तो अच्छा लगेगा उनके लिए, समझ आ पा रहे हैं। तो वो स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि उस स्टेट की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किस उनसे लैंग्वेज को। हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदी में सब समझ जाते हैं तो कोई ज़रूरत पड़ता नहीं छत्तीसगढ़ी का, समझ आ पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर बात किया जाए कि डिमांड, मांग किन के द्वारा उठाया जाएगा, जल्दी बता दो, तो किसी राज्य की जनसंख्या के मांग पर भाषा को, किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है। तो दर्जा देने का काम होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है, राष्ट्रपति के द्वारा अगर दर्जा दे दिए तो हो गया काम खत्म, संसद वंसद भी इसको नहीं ले जाएंगे, समझ आ पा रहे हैं। बस क्या लिखा है लाइन में, जल्दी बताओ, 347 क्या है, जल्दी बता देंगे। कि किसी राज्य की जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे, कौन, किनके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा, जल्दी बता दो, राष्ट्रपति। क्लियर है तक सबका, हाँ है ना। चलो तो आज 347 तक कर लो, कल एक क्लास राजभाषा का और लगेगा जिसमें कुछ आर्टिकल होंगे। फिर 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे हम लोग जिसमें 22 भाषा को मान्यता है ना, उस 22 भाषा का लिस्ट भी हमको याद रखना है, समझ आ पा रहे हैं। क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से बताइए भाई कौन सी भाषा को राजभाषा में लिया गया है, नहीं लिया गया करके 4 ऑप्शन में से देता है, तो उसको लिखेंगे अपन, समझ आ पा रहे हैं कि नहीं। चलो तो आज यहीं तक करें।